हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए 10th क्लास विज्ञान का निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉड्यूल जारी किया गया है 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, जो सभी को प्रोवाइड की जा चुकी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी निकाले हुए हैं, उन क्वेश्चनों की एक निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जारी किया गया है। इसके अंदर हम आज विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल भी डिस्कस करने वाले हैं और कुछ 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको 2024-25 का आज मिलने वाला है। तो अभी हाल ही में जो बच्चे अभी कमजोर हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट की है, तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को अपनों को कंप्लीट करके आसानी से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है। तो उसके लिए सभी बच्चों से सभी बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे अगले चैप्टरों का भी जब वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले है इसके अंग विभाजन की, तो क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है आपके लिए। तो पहला चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि हमें दे रखा है। इससे हमें जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे हमारा 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल एवं क्षार, इससे हमसे 6 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है एग्जाम में। तो अभी स्टार्टिंग के हमारे जो 4 चैप्टर है ना, वो हमारे केमिस्ट्री वाले हैं, जिसमें धातु अधातु, हमारा इस धातु अधातु से भी हमारे लिए 5 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है। और कार्बन एवं उसके यौगिक है, उससे भी हमारे पास 6 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है। इसके बाद हमारा ये बायो का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवंशिकता। तो जैव प्रक्रम से हमारे लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है 8 नंबर का मटेरियल हमसे पूछा जाएगा बायो के अंदर। नियंत्रण एवं समन्वय अगला चैप्टर है हमारा, इससे 6 नंबर का मटेरियल आने वाला है हमारे पास। जीव जनन कैसे करते हैं, इससे भी 6 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है एग्जाम में। और आनुवंशिकता है हमारा, इससे 4 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है। इस तरीके से हमें जो ब्लूप्रिंट बायो का दे रखा था, उसके बाद हमारा जो फिजिक्स का मटेरियल आ जाता है। टोटल 13 चैप्टर हमें विज्ञान में दे रखे हुए हैं। इसके अंदर हमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप एग्जाम में आसानी से इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रीड करके एग्जाम में आप अच्छे नंबर इनके ला सकते हैं। जिन लोगों की तैयारी अभी कमजोर हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो बच्चे अभी आसानी से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, 8 नंबर का अच्छा खासा मटेरियल इससे पूछा जाने वाला है। अगला है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और विद्युत जो है ना, उससे हमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगला चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिससे 6 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है। और हमारा पर्यावरण, एक पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर दे रखा है, जो कि 3 नंबर का हमसे पूछा जाने वाला है। इस तरीके से टोटल 75 नंबर का मटेरियल आपसे ओवरऑल साइंस के अंदर पूछा जाएगा। बाकी का 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ब्लूप्रिंट इस बार अभी प्रोवाइड करा रखा है। बात करते हैं, आगे चलते हैं क्या क्या नंबर, कितने नंबर के क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बात करें हम सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 5 तक 30 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि ओटी आपके पास 30 नंबर की पूछी जाने वाली है। बात करें हम, जिसमें हमारे पास सही विकल्प 6 नंबर का है, रिक्त स्थान 6 नंबर के हैं, सत्य सत्य 6 नंबर का है, और सही जोड़ी भी हमारे पास कितने नंबर की है, 6 नंबर की। और एक वाक्य में हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके बाद 6 से 17 तक क्वेश्चन नंबर हमारे जो है ना, उसमें 12 प्रश्न रहने वाले हैं, जो 2-2 अंकों के रहने वाले हैं हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक ये हमारे पास 3 प्रश्न रहेंगे, जो कि 4-4 अंकों के रहेंगे। तो मतलब हमारे पास जो क्वेश्चनों का टारगेट जो बनाना, वो हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके से हमसे पैटर्न पूछा जाने वाला है एग्जाम में। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। और इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी कमजोर हैं, जिन्होंने अभी अपनी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, तो वो भी अभी आसानी से इसमें से अपने अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि उबलते पानी से जल वाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, या नमक का पानी में घुलना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है।
तो भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब बाकी की रासायनिक परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा मतलब। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, देखो इसकी हम बात करें, उबलते जल से जल वाष्प बनना हमारा भौतिक परिवर्तन है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, पानी लिक्विड अवस्था में होता है, जब वाष्प बनती है तो उसकी गैस बन जाती है। तो लिक्विड से गैस का चेंज होना मतलब उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से बर्फ का पिघलकर जल बनना मतलब ठोस अवस्था से द्रवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है, यहाँ पर भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नमक का पानी में घुलना ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन, जब लिक्विड पेट्रोलियम गैस को जब दहन किया जाता है, इसको जलाया जाता है, तो इससे कई प्रकार की रासायनिक गैसें बनती हैं जो वातावरण में निकलती हैं। तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा इसका एलपीजी का दहन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था, उनमें से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें हमारा सही जवाब चला जाएगा कि बर्फ का जो पिघलना है वो एक भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी का लोहित में पदार्थों में जंग लगना जो कि रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, और कागज को जब जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें इससे बाहर निकलेंगी। तो मतलब बर्फ का पिघलना हमारा जो है ना वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे है पूछा गया है तीसरा, बर्फ का पिघलना। अगला है चौथा क्वेश्चन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या नाम देते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है उस समय पे हम अभिकारक उनको बोला जाता है, क्योंकि जो अभिकारक हैं आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं, उत्पाद बनाने वाले हैं। तो अभिकारक वो हैं जिन पदार्थों को आपस में क्रिया कराई जाती है, मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो हमारा सही जवाब उसका हो जाएगा क्या, अभिकारक। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, ये किस कारण होता है। तो बहुत ही लंबे समय तक जो भी हमारे घर में मेवे वगैरह जो भी रखे हुए हैं वो पदार्थ हमारे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तापमान परिवर्तन, जंग लगना, या फिर विकृति गंधता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हमारा चला जाएगा क्या, विकृति गंधता, सी। तो मतलब लंबे समय तक किसी पदार्थ, खाद्य पदार्थों को जब अपन रखते हैं ना तो वो विकृति गंधित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब वो स्मेल देने लगते हैं। उसी को हम कह देते हैं क्या, विकृति गंधित पदार्थ हो गए। ठीक है, अगली अभिक्रिया हमें दे रखी है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, जिसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपकी। तो Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड है हमारा, ये एल्युमिनियम से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और इससे क्रिया करके ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है Al2O3। और आयरन क्या हो गया, देखो अभी आयरन ऑक्साइड बना हुआ था, उस आयरन ऑक्साइड में से आयरन क्या हो गया बाहर, और ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया। मतलब ये जो आयरन है ना, इस आयरन को विस्थापित कर दिया किसने, इस एल्युमिनियम ने। तो इस अभिक्रिया को हम नाम देंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, यानी बोले तो दा वाला जवाब हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है भाई। तो सोना होता है जो कि हमारा एक धातु है, प्लेटिनम है वो भी हमारी एक क्या है, धातु है। तो इनको गलाने के लिए, इनको पिघलाने के लिए ऐसे कौन से एक अम्ल का उपयोग किया जाता है, उसका हमें नाम बताना है। तो सोना जिसका सिंबल हमारे पास होता है क्या, Au, और प्लेटिनम जिसका सिंबल होता है हमारे पास Pt, सोना Pt, है ना। तो इनको गलाने के लिए, इनको पिघलाने के लिए हम किस अम्ल का क्या करते हैं भाई, उपयोग, नाम याद रखना है हमें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्वा रेजिया। उसको भाई एक्वा रेजिया बोला जाता है भाई, क्या नाम याद रखना अच्छे से,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। भाई देखो, कहीं भी जब भी रासायनिक परिवर्तन होने वाला है आपके पास, वहां पर देखो उसकी कंडीशन है कि कैसे पहचाने हम वहां पर के रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, रासायनिक परिवर्तन होने के लिए सबसे पहले रंग में परिवर्तन होगा उस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया से कुछ ना कुछ गैस क्या होगी, निकलेगी। और दूसरा है कि उसके तापमान में भी क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो आकार में परिवर्तन हम नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन है जो कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो आंसर हमारा दा वाला हो जाएगा। क्लियर। अगला दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, H2O जल, इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हमारे पास है CaO। इस कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं पानी में, जिसको जैसे ही मिलाया जाता है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया जाएगा तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है भाई, उत्सर्जन होता है, और हमारे पास बन जाता है CaOH का होल्ट्राइड, जिसे हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अक्सर हमने घर में देखा होगा कि जब भी घर में हम, जिसको हम चूना बोलते हैं या कलई बोलते हैं, उसको जैसे ही पानी के अंदर डाला जाता है तो वो पानी के अंदर अपने आप खदकने लगती है। मतलब उसमें से ऊष्मा क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। उस अभिक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो एक चमकदार लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है भाई आपका, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसकी एक रिबन है, मतलब एक रॉड है। इस रॉड को हम वायु में क्या करते हैं, दहन करते हैं। मतलब इसकी वायु के साथ क्या करा रहे होते हैं भाई हम, क्रिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया। तो यह चमकदार श्वेत लौ के साथ तो जलती है पहली बार, और एक सफेद रंग के पाउडर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस पाउडर का नाम क्या है, या इसका रासायनिक नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस पाउडर का रासायनिक नाम है हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये बना लेगा आपकी अभिक्रिया करके इससे क्या, MgO। ठीक है, MgO। अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो 2 मैग्नीशियम इधर रखने पड़ेंगे और 2 उधर हो जाएंगे, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, आ वाला। क्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी चैप्टर के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके हब हमें दे रखने हैं क्या, इसके खाली स्थान। तो खाली स्थानों की बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है हमारे पास। ये सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आंसर याद रखना है भाई सभी लोग। क्लियर। अगला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब ऐसी अभिक्रियाओं को क्या नाम से जाना जाता है, जिनमें आयनों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है। मतलब आयनों के आदान प्रदान वाली अभिक्रियाओं को हम एक तरीके से नाम दे देते हैं, या तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी या फिर वो आयनिक अभिक्रिया होगी। तो जवाब हम उसके अंदर दे सकते हैं, या तो वो आयनिक अभिक्रिया होगी या फिर हमारे पास उसका जवाब चला जाएगा कि या वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, या फिर हम यहाँ पे जवाब दे सकते हैं वो अभिक्रिया कैसी होगी, आयनिक होगी। क्लियर। तो आंसर इसका ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में, जैसे मैंने हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, O2। हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2, कार्बन का C होता है। ये उसके संकेत हैं। जब हम किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में लिख रहे होते हैं ना, तब हम उसको नाम दे देते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। भाई याद रखना है भाई। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है। तो हमारा उसका जवाब चला जाएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, या फिर हम उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हम उसको क्या देंगे, नाम देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। भाई लोहे की वस्तुओं को अक्सर आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है ना, उसको वातावरण में जैसे ही खुला छोड़ा जाता है तो उस पर जंग लग जाती है, यानी मतलब लोहे का क्या हो जाता है, संक्षारण। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, किसी दूसरी धातु की उस पर परत भी चढ़ा देते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे लोहा खराब ना हो। तो लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण या फिर जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या कर देते हैं, पेंट या वार्निश कर देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ऐसी अवक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे क्या नाम देते हैं भाई? जब कोई अवक्रिया है, वो अवक्रिया जब टूटेगी, जैसे कि हमें दे रखा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उससे हमें मिल गया क्या, CO मिल गया, और क्या मिल गया भाई, इससे ऑक्सीजन। या फिर हम कहें कि इसमें से हमने क्या, कार्बन को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब ये अवक्रिया क्या हो गई, विखंडित हो गई, टूट गई। तो इस अवक्रिया को हम कहेंगे कि ये अवक्रिया हमारी वियोजन अवक्रिया कहलाती है, या हम इसको विखंडन भी बोल सकते हैं, लेकिन वियोजन हमारा जवाब सबसे बेस्ट चला जाएगा, वियोजन अवक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हमारे खाली स्थान थे, और खाली स्थान के बाद हमारा अगला पोर्शन आ जाता है जिसमें हमारे एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। देखते हैं, बात करते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर कि उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। मतलब पॉप ध्वनि मतलब एक ऐसी आवाज है जिसको हम देखें कि फट फट की आवाज करती है, जो फट फट, मतलब अक्सर आपने देखा हो, सुना होगा, एक एक्सपेरिमेंट हमें दे रखा है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हमें होता है कि उस हाइड्रोजन गैस के अंदर, नली के अंदर जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, वहाँ पर हम एक माचिस की तीली जलाते हैं या मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती उसके पास में लाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस अभी वहाँ पर निकल रही है, तो वहाँ पर फट फट जैसी आवाज आती है, मानी उसको हम कह देते हैं पॉप ध्वनि। तो वो किस गैस की उपस्थिति का पता लगाते हैं, हम लगाते हैं वो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, वो हम हाइड्रोजन का परीक्षण का पता करते थे। जवाब हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का योग कर दो और ऑक्सीजन का ह्रास कर दो। ह्रास मतलब हानि या कमी, ऑक्सीजन की हानि हो गई या कमी हो गई, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया। तो उस अवक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है, उस अवक्रिया को हम कहते हैं क्या, अपचयन अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया। अगला क्वेश्चन, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड हमारा जो है ना, उसको हम बोलते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, उसको हम जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है। तो वो क्या हो रहा है भाई, उस समय पर सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है भाई, उस समय पर सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है भाई। अक्सर देखा होगा चांदी के जो आभूषण होते हैं, वो चांदी के आभूषण लंबे समय तक पहने रहने पर काले पड़ जाते हैं, मतलब उन पर जंग लग जाती है, संक्षारण उनका हो जाता है, तो वो हो वजह क्या, उपचयन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं सत्य और असत्य, 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इसके, जिसमें हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक कमल का तनुकरण एक ऊष्मा शोषी अवक्रिया है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, नहीं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, इसको हम H2SO4 बोलते हैं, तेजाब भी बोला जाता है। तनुकरण मतलब इसको किया जा रहा है क्या, पतला, मतलब इसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है। तो क्या ये एक ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, तो जवाब होगा नहीं सर, ये एक ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया है। तो हमारा जिसका जवाब हो जाएगा क्या, ये असत्य है, ये एक ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया है, ना कि ऊष्मा शोषी। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, नहीं, वे पदार्थ जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक नहीं कहलाते हैं, उनको हम अपक्षायक कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन हमें दे रखा है श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया है, ये सही जवाब है, ये हमारा चला जाएगा क्या, सत्य है भाई। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी असत्य है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जवाब इसका असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें मैचिंग दे रखी है, और इस मैचिंग की यदि हम बात करें तो 5 क्वेश्चन हमें मैचिंग के इसमें दे रखे हैं, जिसमें हमसे बोला गया है कि ऊष्मा के द्वारा अपघटन क्या होता है, प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या होता है, विद्युत के द्वारा अपघटन क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन क्या होता है भाई, ये जवाब हमें दे रखे हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल आसानी से हम इनको मैच कर सकते हैं।
ऊष्मा के द्वारा अपघटन होने वाली अवक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं? ऊष्माशोषी अवक्रियाएं। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऊष्माशोषी अवक्रिया। जहां पर हमें सही मिलान का नाम लिखना है वो अवक्रिया कहलाएगी हमारी क्या? ऊष्मा या ऊष्मीय अपघटन। जब किसी अवक्रिया को ऊष्मा देकर उस अवक्रिया को कराया जा रहा है तो उसको हम नाम देंगे ऊष्मीय अपघटन। उसके बाद दे रखा है अगला क्वेश्चन, प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? प्रकाश के द्वारा अपघटन को हम जवाब देंगे क्या? प्रकाशीय अपघटन। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन हमें ये दे रखा है, इसमें जवाब लिखना है आपको प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, इसका जवाब हमारा प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। अगला दे रखा है हमें विद्युत के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? विद्युत के द्वारा अपघटन जो हमारा जवाब होगा ना वो विद्युत अपघटन कहलाएगा। नाम से ही हमें याद रखना है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अगला दे रखा है हमें ऊष्मा का अवशोषण, जिसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अवक्रिया। जब ऊष्मा का किसी अवक्रिया में अवशोषण होता है तो हम उसको ऊष्माशोषी अवक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अवक्रिया इसका जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा बताया ऊष्मा का उत्पन्न होना। भाई ऊष्मा का उत्पन्न होना मतलब जिन अवक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है हम उसे कह देते हैं क्या? ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमारे अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। 2 अंक के क्वेश्चन हमें पहला दे रखा है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों? अभी हमने इसको पढ़ा था भाई, ये ओटीओ में अभी हमसे पूछा गया था भाई। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमसे ओटीओ के अंदर पूछा गया था कि एक मैग्नीशियम रिबन हमें दे रखी, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम की एक छड़ दे रखी है, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम, ये रहा हमारा सिंबल। इसको हम वायु में जलाने से पहले मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो जलाने से पहले इसको अपन को साफ करना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्टिव अवक्रिया है, बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है। तो ये वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है और मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ये एक बैलेंस अवक्रिया है और एक परत बन जाती है और उसे हटाने के लिए हम उसको वायु में जलाने से पहले उस रिबन को क्या करना पड़ता है? साफ, जिससे कि ये परत मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया करने से क्या करती है? रोकती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी हमने मिला था ऑब्जेक्ट में, हमने पढ़ा था ओटीओ में कि श्वसन एक मंद दहन अवक्रिया है, स्लोली अवक्रिया होती है। दहन अवक्रिया मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवक्रिया होती है आपकी। ऑक्सीकरण की अवक्रिया है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, जल बोले तो H2 एवं ATP, जिसका पूरा नाम होता है एडिनो ट्राई फास्फेट के रूप में ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जिन अवक्रियाओं से ऊर्जा निकलती है उन अवक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। इसलिए हम श्वसन को क्या कह देते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। भाई बहुत सारी अवक्रियाएं देखने को मिलती हैं, अवक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। आपने सभी लोगों ने अपनी क्लासरूम में जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन सभी दे रखे हैं, लेकिन थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको दे रखे हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे जाते हैं। और अभी निदानात्मक परीक्षाओं के लिए मॉड्यूल जारी गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है वो कमजोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें से करीबन 60 से 70% मटेरियल आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो सभी लोग अपनी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें, अवश्य स्टडी करके जाए। अवक्षेपण अवक्रिया, तो अवक्षेपण अवक्रिया में क्या होने वाला है कि जब दो क्रियाकारक हम लेते हैं या इनको हम अभिकारक भी बोल सकते हैं, इनके विलयनों को जब हम आपस में मिलाते हैं या आपस में अवक्रिया कराते हैं तो जब हमारे पास से एक अवले ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, अवले मतलब जो घुलता नहीं है, उसका निर्माण होता है, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस अवक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या? अवक्षेपण अवक्रिया। जिसमें हमारे पास दे रखा है BaCl2, जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के साथ। तो क्या होगा यहाँ पर कि BaSO4 जो बनता है ना आपका, इसका अवक्षेप बन जाता है, ये बन जाता है एक अवक्षेप, अघुलित अवस्था में वहां पे रह जाता है, और साथ में क्या बन जाता है? NaCl सोडियम क्लोराइड आपका बनके तैयार हो जाता है। तो इस अवक्रिया को हम नाम देते हैं अवक्षेपण अवक्रिया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों? भाई जितने भी हम
भोज्य पदार्थ हैं हमारे पास, उस भोज्य पदार्थ के अंदर या तो तेल या फिर हम कहें वसा, ये फैट कहीं ना कहीं हमें देखने को इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लंबे समय तक जब इनको रखा जाता है ना तो ये खराब हो जाते हैं। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए हम इनको नाइट्रोजन यानी N2 गैस से उपचारित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये N2 जो गैस जो होती है ना वो एक अक्रिय गैस होती है भाई। अक्रिय जो किसी से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस होती है। वैसे भी देखा है नाइट्रोजन जो वातावरण में पाई जाती है ना हमारे में, वो 78% पाई जाती है। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा अंदर भी जाती है, बगैर क्रिया करे सांस के रूप में शरीर से बाहर भी निकल जाती है। तो वो क्या होते हैं, अधिक संपर्क में रखे रहने पर ये खराब हो जाते हैं, अपना स्वाद भी खराब हो जाता है, इनमें से गंध आने लगती है, यानी ये विकृतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए है ना इनको बचाने के लिए हम इनको कम सक्रिय गैस, बहुत कम क्रियाशील गैस जिसका नाम है नाइट्रोजन, उससे उपचारित या इनसे प्रभावित करना पड़ता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब कोई रासायनिक पदार्थ या अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक आपस में जुड़कर या संयुक्त होकर जब एकल उत्पाद का, याद रखना है भाई, सिंगल उत्पाद बनेगा भाई, सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो हम उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि देखना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन O2, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो बना लिया हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि एक उत्पाद बना हुआ है। इसको भी हम कहेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा दी, जो कि बन गया हमारे पास क्या, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका एक और नाम है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और CaO को हम बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए भाई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए क्या है भाई कि इसके अंदर हमने दो अभिक्रियाओं का नाम पढ़ा है, एक ऑक्सीकरण होता है और एक अपचयन होता है। यानी एक का तो, एक अभिक्रिया का तो उपचयन होता है, उपचयन मतलब इसको हम ऑक्सीकरण ही कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया है जिनके अंदर अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? रेडॉक्स यानी उपापचयन अभिक्रिया। ठीक है? जैसे कि आयरन ऑक्साइड दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, इनकी जैसी अभिक्रिया हमने कराई तो ये बन गया, ये बन गया। मतलब यहाँ पर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके क्यों रखते हैं भाई? ये क्वेश्चन भी अभी हमारा हाल ही में हो गया है। अगला क्वेश्चन है सोडियम, सोडियम Na बहुत ज्यादा अति क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको बचाने के लिए हम इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है और ये हवा में स्वतः ही जलने लगती है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का क्या कर लेती है, निर्माण। इसलिए अपन इसको सुरक्षित रखने के लिए, या आकस्मिक इसमें आग भी लग जाती है, अपने आप इसको खुला रख देंगे तो जलने लगती है, इससे बचाने के लिए अपन इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है। आपने देखा होगा जो भी दवाई सिरप अपन मार्केट से डॉक्टर के द्वारा मेडिकल से लेकर आते हैं, उस दवा की बोतल जो ज्यादातर बनाई जाती है ना वो डार्क कलर की रहती है, और कुछ रंगीन जिनको अपन कहेंगे डार्क कलर रहता है कोई ना कोई उनके अंदर। ऐसा क्यों है? देखो दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन इसलिए होती है क्योंकि उन दवाएं, जो दवा उसके अंदर भरी हुई है, वो दवाई इस प्रकाश की उपस्थिति में खराब हो सकती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, और वो दवाई कैसी हो जाएगी भाई, विषैली। तो उस बोतल के अंदर प्रकाश प्रवेश ना करे, इसलिए उनको डार्क रंग का बनाया जाता है, मतलब रंगीन बनाया जाता है, जिससे कि उनके अंदर कोई प्रकाश ना पहुंच सके, तो उसके अंदर बोतल रंगीन बनाई जाती है। क्लियर? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन भी हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जिस अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ जब टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है, तो हम उसे वियोजन कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है दे रखा है हमें CuSO4, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहेंगे, और जब हमारा टूट गया किसमें, कॉपर में टूट गया, और SO4 हमारा क्या हो गया, इससे अलग हो गया। तो मतलब दो टुकड़े इसके हमने कर दिए, वियोजन कर दिया, इसका विखंडन कर दिया, टूट गया, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन 3 अंक के क्वेश्चन। अब हमारे यहाँ से 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा है क्या होता है, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है क्या होता है,
पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। जिंक धातु Zn हमारे पास ये रही जिंक धातु Zn, और ये हमें दे रखा है क्या, कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम इस जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इस कॉपर सल्फेट में से इस SO4 को क्या कर देता है, हटा देता है, और उसके साथ क्रिया खुद जिंक कर लेता है, और कॉपर क्या हो जाता है भाई, इससे बाहर हो जाता है। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका क्या, Cu। इस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो इसे अपन कहेंगे कि जिंक धातु का टुकड़ा जब उसमें डाला जाता है विलयन में तो उसका क्या हो जाता है भाई, रंग भी उड़ जाता है, और जिंक कॉपर का विस्थापन करके कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। मतलब अब ये आपका जो पदार्थ बना है ना, वो कैसा बन गया भाई, रंगहीन पदार्थ बन गया। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। एल्यूमिनियम बोले तो Al, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। जैसे इसकी इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर। तो यहाँ पर भी क्या अभिक्रिया हो रही है आपकी, एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और उसका विस्थापन कर देगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। सिल्वर धातु का टुकड़ा एक कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही डाला जाता है तो यहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं क्या अभिक्रिया होने वाली है। जैसे ही सिल्वर धातु के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का टुकड़ा जो है ना, सिल्वर धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे सिल्वर का सिंबल होता है हमारे पास क्या, Ag। इस चांदी को, Ag को जैसे ही हम कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है भाई, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों, ये इससे क्रिया नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, क्या विस्थापन अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, क्या, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया क्या एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? तो अभी हाँ हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया को, तो हाँ भाई जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड गर्म कर उसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें, ये रहा हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, तो ये बना लेता है क्या, कॉपर अलग हो जाता है और H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। तो इस अभिक्रिया में जो Cu है हमारा कॉपर ऑक्साइड जो है ना, उससे ऑक्सीजन का हानि हो जाती है, कमी हो जाती है, ऑक्सीजन उससे हट गई, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जो क्रमश है हम इसको क्या नाम से जानते हैं, एक को अपचयन और एक को उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब जिसके अंदर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो लोहे की कील मतलब लोहा, आयरन, ये Fe है हमारा आयरन, और इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो रहे हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है क्या, CuSO4। तो क्या होता है यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है, तो ये आयरन इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और ये बना लेता है FeSO4, और कॉपर आपका क्या हो जाता है बाहर। इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है, मतलब जो कॉपर सल्फेट जो होता है ना आपका, वो आपका कैसा विलयन है भाई, नीले रंग का विलयन है, नीले रंग का विलयन है, जो कि फेरस सल्फेट या जिसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट, जो कि हरे रंग के विलयन में बदल जाता है, जो कि हरा होता है। तो मतलब जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन को डालते हैं तो नीले से विलयन कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, कि आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं भाई। आपने अक्सर देखा होगा जो चिप्स के पैकेट जो आते हैं आपके, उनके अंदर गैस भरी रहती है, हवा भरी रहती है। यदि उस चिप्स के पैकेट के अंदर से
वो हवा यदि किसी कारणवश निकल जाती है तो उसके अंदर रखा हुआ जो भी चिप्स है या कैन फूड है, डिब्बाबंद भोजन जो है हमारा, वो खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर एक गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस उन पदार्थों को किसी हानिकारक पदार्थ से क्रिया करने से क्या करती है, रोकती है, जिससे कि उसके अंदर जो चिप्स है ना वो लंबे समय तक सही से रखे रहते हैं। जैसे कि देखते हैं, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन, जो कि एक कम क्रियाशील गैस है, इसको भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता है भाई। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए मतलब उपचयन होकर, ऑक्सीकरण होकर वो चिप्स खराब हो जाते हैं, तो उसका उपचयन रोक दिया जाता है नाइट्रोजन मिलाकर। और आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्या कर देते हैं, फिर भर के रखते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित क्यों करना पड़ता है। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस इक्वेशन, और बैलेंस इक्वेशन करना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि हम उस रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में हमारे पास जो अभिकारक है, इनको हम अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक, तीर का जो निशान लगा हुआ है उससे पहले जो तत्व लिखे गए हैं ना, उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और तीर के बाद जो लिखे हुए हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, उत्पाद। ये उत्पाद कहलाते हैं हमारे। तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान है, मतलब जितने अभिकारक हैं उतना ही उनका द्रव्यमान होना चाहिए उत्पाद का, मतलब जितनी चीज हमने बनाने के लिए है उससे बनने के बाद उतनी ही चीज बननी चाहिए। तो पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के या तो परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए या फिर उनका द्रव्यमान समान होना चाहिए, तो उस समीकरण को हम रासायनिक संतुलित समीकरण कह देते हैं। और यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका हम रूप बदल सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विकृति गंध्यता किसे कहते हैं, या खाद्य पदार्थों को इनसे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही उनको अपन अधिक समय तक रखते हैं ना, तो वो उपचयित हो जाते हैं, और उपचयित होकर अपना स्वाद बदल देते हैं, गंध बदल देते हैं, मतलब विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसे ही हम कह देते हैं क्या, विकृति गंधता। और इनको हम बचाने के लिए किस गैस से बचा प्रभावित करते हैं, इसको नाइट्रोजन से भाई, जो कि कम क्रियाशील रहती है, तो उन पदार्थों को बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारे 4 अंक वाले क्वेश्चनों का पैटर्न आ गया है। 4 अंक के क्वेश्चनों में हमसे पूछा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में बदलना है। भाई ये क्वेश्चन भी हमसे इस तरीके से पूछा ही जाता है कि ये जो समय लाइन हमें दे रखी है ना, जिसको हम कहेंगे कि शब्द समीकरण एक तरीके से हमें दे रखा है, इनको हमें उनके प्रतीकों के रूप में लिखना है भाई। तो बिल्कुल लिखेंगे हम। जैसे कि नाइट्रोजन, पहला दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2, हाइड्रोजन का होता है क्या, H2, हमने लिख लिया। और अमोनिया बनाती है, अमोनिया का होता है NH3। तो ये हमने बना लिया भाई, एक तो नाइट्रोजन ले लिया हमने N2, एक ले लिया हमने क्या, हाइड्रोजन, और ऐसे क्रिया करके क्या बन गया भाई, NH3 हमारा अमोनिया बन गया। लेकिन हमें इसको बैलेंस भी करना है, साथ साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। कैसे, कि इधर 2 नाइट्रोजन दे रखे हैं और इधर 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो इधर 3 हाइड्रोजन हो गया और इधर 1 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इधर 2 हैं तो इधर भी हमें 2 बनाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के आगे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हाइड्रोजन 3 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। तो अब हमें इधर भी हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे, 6, तो 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कितना, 3H2 N2 और 2NH3, मतलब ये आपका एक समीकरण लिखा गया है, कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, और इसका वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन किया जाता है। दहन होने पर ये जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जल मतलब पानी, ये बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, तो ये SO2 बनाती है भाई। और साथ में दे रहा, हाँ इतना ही दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, इसका हमें समीकरण लिखना है भाई।
समीकरण हो गया हमारे पास, बाकी का इसको बैलेंस किया गया है। अगला तीसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं Al2SO4 का होल 3, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये रहा हमारा बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 एवं साथ में बनता है बेरियम सल्फेट, ये रहा BaSO4। बाकी का अभिक्रिया 2 या 3 इनके आगे जो लगा हुआ है ना, इनको बैलेंस करने के लिए दे रखा है। अगला पोटेशियम धातु के, पोटेशियम का सिंबल होता है क्या के, जल के साथ अभिक्रिया करता है यानी H2, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है H2। ये हमने इनको सिंबल के रूप में लिख दिया, प्रतीक के चिन्हों के रूप में लिख दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है तथा कौन रासायनिक परिवर्तन है, इनकी हमें पहचान करनी है। जैसे कि हमसे पेट्रोल दे रखा है, पेट्रोल का बाष्पीकरण, भाई पेट्रोल जहां पर भी गिरता है वहां से जब पेट्रोल उड़ता है भाप बन जाती है, मतलब पेट्रोल लिक्विड अवस्था में होता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है, और जब पेट्रोल की भाप बन के उड़ता है मतलब वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, मतलब जहां पर बन गया आपका कौन सा अवस्था में परिवर्तन हो गया, द्रव से गैस बन गया, तो इसको तो हम क्या कहेंगे भाई, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अभी हमने पढ़ा था एलपीजी, एलपीजी एलपीजी का दहन, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब इसको दहन किया जाता है, जलाया जाता है, घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर गैस, सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, उसको जब जलाया जाता है तो उससे कई प्रकार की गैसें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एलपीजी काय में बदल गई, अन्य प्रकार के पदार्थों में, तो यहाँ पर होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला है ठोस अमोनियम क्लोराइड, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कर दो भाई। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो ठोस पदार्थ होता है ना, वो ठोस पदार्थ सीधे सीधे बदल जाता है काय में, गैस में। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में जो बदलना होता है ना, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि हमारा क्या है, एक अवस्था परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन कैसी अभिक्रिया है, यहाँ पर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। अवस्था मतलब किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमें देखने के मिलती है। तीन तरीके के पदार्थ है हमारे पास, या तो पदार्थ ठोस होगा हमारे पास, या पदार्थ हमारे पास द्रव होगा, या पदार्थ फिर हमारे पास क्या होगा भाई, गैस होगा। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है हमारे पास, तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं भाई, ठोस, द्रव और गैस। तो ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त किया जाता है भाई। रक्त तप्त का मतलब है उसको बहुत ही लाल रंग की, जो इतना गर्म करोगे उसका रंग कैसा हो जाए भाई, लाल रंग हो जाए, इतना उसको गर्म कर दिया भाई। तो गर्म क्रिया है तो भाई ये तो भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बनेंगे। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरे में हमसे बोला है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है और कौन सा परिवर्तन ऊष्मा शोषी है। देखो ऊष्माक्षेपी जिनसे ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा शोषी मतलब इनको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला है फेरस सल्फेट का अपघटन कर दो भाई। फेरस सल्फेट जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि गर्म करने के लिए, गर्म करने पर अपघटन होता है। क्योंकि देखो शब्द आ गया अपघटन, देखो अपघटन करने के लिए हमें पदार्थ को क्या करना पड़ेगा भाई, गर्म करना पड़ेगा। और जब हम पदार्थ को गर्म कर रहे हैं मतलब उसको ऊष्मा दे रहे हैं, अपघटन होगा। तो ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी क्या, ऊष्माक्षेपी। इसको गर्म गर्म होगा तभी जाके ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का जब हम तनुकरण करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, जल बनाने पर विलयन क्या हो जाता है, गर्म, तो उससे ऊष्मा क्या निकलती है बाहर, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसको घोला जा रहा है काय के अंदर, जल में, बोले तो H2O। तो जैसे इसको जल के अंदर घोला जाता है तो इससे क्या बाहर निकलती है भाई, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा। तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने के लिए हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। बाकी की परिभाषा हमें अगले क्वेश्चन में दे रखी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। इनका एक एक उदाहरण, तो बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, आप आसानी से इनके जवाब लिख सकते हो। जैसे ऊष्माक्षेपी दे रखी है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में
उत्पादों के साथ साथ यदि ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उसे हम क्या देते हैं, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़ चुके हैं, आप चाहे इसको याद रखो या अभी पिछले क्वेश्चनों में भी हमने देखा था। ऐसे ही ऊष्मा शोषी दे रखी है, इसको होने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब हम इसको ऊष्मा देंगे तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण हमें दे रखा है या बहुत सारे उदाहरण हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्या, संचारण को परिभाषित कीजिए और संचारण से बचाव के उपाय। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु को अपने वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो धातु अम्ल है, आर्द्रता है, जिसको हम नमी कहते हैं, वायु है, उसके संपर्क में आ जाती है ना, तो इसका जंग लगने लगती है, वो संचारित हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, संचारण। प्रकृति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, उस पर लाल भूरी परत जम जाती है, चांदी की सतह काली पड़ जाती है, अभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब हमारे काय के उदाहरण है, संचारण के उदाहरण। और इस चैप्टर का अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो भाई आज अभी तक हम कंप्लीट करने, रनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा है, विज्ञान 10th क्लास का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जो कि हमारी निदानात्मक मॉड्यूल जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से सभी लोग, जो निदानात्मक मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की गई है उसका जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग उनके क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करिए, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उनको आप अच्छे से रीड करिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो आप आसानी से, जिन लोगों ने अभी तैयारी सही से स्टार्ट नहीं की है और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल अभी अपना सॉल्व करना चाहते हैं, उनके हिसाब से ये बुक अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एक तत्व होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो दूसरे तत्व को उसके लवण में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और उसकी जगह पर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे तो हम विस्थापन कह देते हैं। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, अभी ओटी में पढ़ा था हमने, इसका नाम आयनिक अभिक्रिया भी बोला जाता है इसको। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों के एक एक उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे कि FeSO4, इस उदाहरण को भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है, और इसको भी हम देख चुके हैं। देखो यहाँ का आयन क्या है भाई, यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर जो Na2SO4 जो दे रखा है, इसका जब मैं आयन बनाऊंगा तो ये बनेगा क्या, Na+, कितने Na हैं, 2, प्लस SO4, इस पर -2 चार्ज आएगा। और जैसे ही मैं BaCl2 का आयन बनाऊं, BaCl2 जिसका आयनीकरण किया जाएगा BaCl2 का, तो ये बनाएगा Ba+2Cl2, मतलब इसके आयन क्या बनेंगे फिर हमारे पास, Ba+2 बनेगा प्लस 2Cl- बनेगा। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होने वाला है, यहाँ पे प्लस धनायन या माइनस ऋणायन, या प्लस धनायन या माइनस ऋणायन, बस इनके आयनों का एक्सचेंज कर दो। सोडियम के साथ इसको जोड़ दो, सोडियम के साथ ये आयन जुड़ जाएगा, और SO4 के साथ ये आयन जुड़ जाएगा, तो बस बन जाएगा, एक यौगिक बन जाएगा NaCl, कितने, 2, और एक बन जाएगा BaSO4। देखते हैं अभी, एक तो बन गया NaCl और एक बन गया BaSO4। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनके बीच आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो वो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थी आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल, जो कि 2024-25 के लिए विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका अभी MP गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण फुल्ली कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो अभी जिन लोगों ने को PDF की इसकी यदि ज़रूरत है, तो PDF आपको हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से इसका जो कंप्लीट PDF, जो अभी हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है,
वो, और साथ में इसके साथ इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आपको उस पर लिंक पर मिल जाएगी। तो सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का नाम है कनावत अकेडमी के ऑफिशियल चैनल। भाई जैसे ही आप उसमें यूट्यूब में सर्च करोगे कनावत अकेडमी, इस पर आपकी ये क्लास चल रही है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो अन्य बच्चों तक भी आसानी से पहुंचाई जा सके। तो सभी बच्चे अगेन चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में, जिसका आपको कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन कराया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल की सीरीज अभी हमने हाल ही में स्टार्ट की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।